हार्वेस्टिंग आज हमारा टॉपिक है, यानी कि हम लोग अब क्या करने वाले हैं, अपने फसल को काटने वाले हैं। फसल कब कटता है? जब हम लोगों का फसल पूरी तरीके से पक जाता है, उस समय पे हम लोग अपने फसल को काटते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग क्या देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी कि जब हमारा फसल मैच्योर हो जाता है, मतलब कि जब हमारा फसल पक जाता है पूरी तरीके से, धूप लगने के बाद पक जाता है, तो उसके बाद हम लोग उसको काटते हैं और वही हमारा हार्वेस्टिंग कहलाता है। ठीक है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। देखिए हार्वेस्टिंग में ना हम लोग दो चीज करते हैं, या हार्वेस्टिंग में दो चीज, या तो आप पूरे तरीके से अपने पेड़ को कबाड़ दो, या फिर आप पेड़ के बहुत ही नजदीक से उसको काट दो, लेकिन जड़ के बहुत ही नजदीक से आप उसको काट दो। दो ही चीज हम लोग करते हैं, या तो पूरे पेड़ को उखाड़ते हो, या फिर आप उसके पेड़ के जड़ से एकदम सटा के उसको काटते हैं। लेकिन अब ना उखाड़ने का सिस्टम चला गया, अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली काटते हैं उसको। ठीक है। तो ये हमारा हार्वेस्टिंग में होता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। सीरियल क्रॉप का मतलब हो गया चावल हो गया, फिर से आपका गेहूं हो गया, इन सभी को लगभग पकने में जो है ना 3 से 4 महीना टाइम लग जाता है। लगभग नॉर्मली 3 से 4 महीना में ये पक जाता है, उसके बाद फिर ये कटता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाई अ मशीन कॉल हार्वेस्टर। हमारे इंडिया में बेसिकली हार्वेस्टिंग जो है ना कि फसल को काटने का वो दो तरीका है। या तो आप हार्वेस्टर, हमारा एक मशीन आता है, उसको पूरे खेत में आप चला दो, आपका तुरंत फसल कट जाएगा। या फिर हम लोग ना सीकल के थ्रू भी काटते हैं। और सीकल हमारा ना एक तरीका, हम लोग इसको अपने आम भाषा में क्या कहते हैं मालूम? अपने गाँव में कचिया, आप लोग क्या कहते हैं उसको? हसुआ, हसुआ कहते हैं हम लोग। हाँ वही है, जो भी कहे मतलब। तो ये सिकल हमारा बेसिकली थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का, हमारा एक बेंड किया हुआ एक औजार रहता है, आयरन का बेसिकली रहता है, उसमें धार बहुत रहता है, तो इसी से हम लोग अपने फसल को काटने का काम करते हैं। तो हार्वेस्टर हमारा, या तो आप इससे कर लो औजार से, यानी कि टूल से, या फिर आप हार्वेस्टर हमारा एक मशीन आता है उससे आप कर लो। ठीक है। अब आपने फसल भी काट दिया, काटने के बाद क्या करोगे आप? फसल में से आप उसके भूसे को बाहर करोगे और उसके दाने को आप अलग करोगे। जैसे हम लोग जब धान का खेती करते हैं, चावल का, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या भूसा भी खा लेते हैं? नहीं, धान को अलग करते हैं, यानी कि चावल जो हमारा मेन है उसको अलग करते हैं, और हमारा जो भूसा रहता है उसको हम लोग अलग करते हैं। ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे थ्रेसिंग है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। चाफ का मतलब वही जो हमारा हमने कहा भूसा। ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। यानी कि फसल को काटने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको थ्रेसिंग करते हैं, यानी कि अपने क्रॉप को अलग करते हैं, सीड को अलग करते हैं और भूसे को अलग कर देते हैं। तब हमारा जाके हमारे पास मेनली हमारा क्रॉप मिलता है हमको। ठीक है। आगे, दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेसर। देखो पहले ना हमारा दोनों मशीन अलग अलग आता था, हार्वेस्टर अलग होता था पहले और थ्रेसर भी अलग होता था। लेकिन अब हमारे पास ऐसा मशीन आ रहा है जिसमें दोनों चीज़ पहले से फिट है, यानी कि वो फसल भी काट देगा और वो तुरंत उसको थ्रेसिंग भी कर देगा, तुरंत कर देगा। और इसको हम लोग कहते हैं कंबाइन। इस मशीन को क्या कहते हैं? कंबाइन कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि कंबाइन हमारा कैसा मशीन होता है, तो कंबाइन जनरली हमारा ऐसा मशीन होता है जो कि थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग दोनों एक ही बार कर देता है। ठीक है। आगे फिर हाँ, फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू दी सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। अच्छा, जो छोटे मोटे किसान हैं जिसके पास ज़मीन बहुत ही कम है, वो लोग कैसे करते हैं ये सब चीज़? ये लोग बेसिकली विनोइंग से करते हैं। विनोइंग का मतलब हो गया कि ये लोग पूरी तरीके से पहले फसल को काट देते हैं, काटने के बाद इसको मतलब जो भी मतलब एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि ये लोग भूसा अलग करने के लिए अपने अनाज से क्या करते हैं, हवा जिधर से चलता है ना उसको उस कुछ हाइट से उसको छोड़ते हैं और वो नीचे जाके गिरता है और हवा से हमारा भूसा जो वो अलग हो जाता है। इसको हम लोग विनोइंग कहते हैं। मतलब कि अनाज को ये लोग क्या करते हैं, एक टुकड़ी में लेते हैं पहले और वो कुछ हाइट पे चढ़ जाते हैं, ऊंचा अपना कुछ हाइट रहता है, कुर्सी उर्सी जो भी उस पर वो चढ़ जाते हैं, और जिधर से हवा चल रहा होता है वहाँ पे उसको वो लोग नीचे गिराते हैं अपने अनाज को। जो अनाज होगा वो भारी होता है, वो नीचे गिर जाता है और भूसा आपका उड़ के दूसरे जगह चल जाता है। इससे हमारा क्या हो गया, हमारा अनाज अलग हो गया और भूसा अलग हो गया। तो ये भी हमारा एक तरीका है। हाँ, पंखा भी आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए आपका हवा नहीं चल रहा है, तब क्या चला लो, पंखा चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आगे, तो ये हमारा हार्वेस्टिंग हो गया। उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद हमारा लास्ट स्टेप स्टोरेज। आप उसको पैक भी तो करोगे, है कि नहीं? चलिए स्टोरेज भी देख लेते हैं क्या है। स्टोरेज है, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब ग्रेन्स, इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। देखो आप ना आपने खेती कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन जब तक आप अपने अनाज को अच्छी तरीके से स्टोर नहीं करोगे तब
तब तक क्या उसका कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। चूहा आएगा, खा लेगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, बरसात होगा, पानी में दह जाएगा, है ना। लेकिन ज़रूरी यहाँ पे ये है कि आपने इतने मेहनत से अपने फसल को तैयार किया है, तो ज़रूरी ये है कि आप उसको अच्छी तरीके से स्टोर करो, प्रॉपर मैनर में उसको, प्रॉपर मैनर में आप उसको स्टोर करो, ठीक है। अगला, इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ड फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यदि आप चाहते हैं कि हमने जो तैयार किया हमारा फसल वो लंबे समय तक टिके, इसके लिए आपको मॉइस्चर से यानी कि पानी से बचाना पड़ेगा, इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़ों से बचाने पड़ेंगे, चूहों से बचाने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया से आपको बचाना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपका यह लंबे समय तक टिक पाएगा। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स यानी कि सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग they may get spoiled or attacked by organisms because harvested grains have some moisture, making them unfit for the use or for germination। देखो, जैसे हम लोग ना क्या करते हैं, जब हम लोग तुरंत, जैसे हम लोगों ने तुरंत हार्वेस्टिंग किया, और तुरंत हार्वेस्टिंग करने के बाद यदि हम लोग अपने अनाजों को पैक कर देंगे ना, तो वो आराम से हमारा बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुरंत हमने जो हार्वेस्टिंग किया वो उस समय पे हमारा अनाज कैसा होता है थोड़ा सा मालूम है? उस अनाज में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, यानी कि उसमें नमी बना रहता है। पहले क्या करना पड़ेगा, उसको सुखाना पड़ेगा धूप में, सुखा देने के बाद फिर आप उसको जब स्टोर करेंगे तो वो पूरी तरीके से आपका सेफ रहेगा। जैसे हम लोग भी अपने गाँव में क्या करते हैं ना, मकई यानी कि जो भुट्टा आप लोग कहते हैं, मक्का, मेज, उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले आराम से काट लेते हैं। काटने के बाद उसको थ्रेसर से यानी कि उसका भूसा अलग और उसका दाना अलग हम लोग कर लेते हैं, और दाना अलग करने के बाद तुरंत बोरे में पैक नहीं करते हम लोग, बैग में पैक नहीं करते तुरंत, उसको पहले 2-3 दिन धूप में सुखाते हैं। उसको सुखाने के बाद फिर उसको हम लोग बैग में अपना पैक करते हैं और फिर जाके मार्केट में बेचते हैं फिर उसको हम लोग। तो इससे क्या होता है, आपका वो जो आपने सुखाया उससे मॉइस्चर आपका गायब हो गया, और मॉइस्चर गायब हो गया इसका मतलब आपका वो पूरी तरीके से अब सेफ है। और मॉइस्चर रहेगा तो उसमें क्या लग जाएगा, दीमक लग जाएगा, बैक्टीरिया लग जाएगा, आपका वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, ऐसा हो जाता है उसमें। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सुखा के बैग में पैक करना पड़ेगा, ठीक है। आगे, so before storing them the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them। तो पैक करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में यानी कि सूरज में उसको पूरी तरीके से सुखाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप इसको पैक कर सकते हैं, ओके। अगला, दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। और यदि आप ऐसा करते हैं यानी कि आप पैक करने से पहले जब आप उसको सुखाएंगे तो वैसी बात है उसमें आपका पेस्ट नहीं लगेगा यानी कि कीड़ा नहीं लगेगा, बैक्टीरिया नहीं लगेगा, फंगी नहीं लगेगा, ये सब नहीं लगेगा, और आपका अनाज बिल्कुल सेफ रहेगा 100%। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स। अब आपके पास ना 2 ऑप्शन है। हमारे किसान लोग जो होते हैं जनरली अपने अनाज को जूट बैग में पैक करते हैं या फिर मेटालिक बीन में, मतलब कि कोई मेटल का कंटेनर होता है उसमें वो लोग पैक करके रखते हैं अपने घरों में, ठीक है। आगे, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन SILOS, सिलोज इसको आप पढ़ सकते हैं, एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। लेकिन जब हम लोग ना बड़े लेवल पे, बहुत ही बड़े लेवल पे अपने अनाजों को स्टोर करते हैं तो वहाँ पे हम लोग अपने जूट बैग या फिर मेटालिक बीन में नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग वहाँ पे सिलोज या फिर ग्रेनरीज यानी कि बड़े बड़े हमारे पास टैंक बने हुए होते हैं, बहुत बड़े बड़े टैंक, उसमें हजारों लाखों लाख केजी आपका अनाज उसमें अट सकता है। और वो बेसिकली हमारा एक तरीके से आप कह सकते हैं गोडाउन है आपका। और आपके बुक में भी दिख रहा होगा एकदम स्टील तरह का, मतलब बहुत लंबा कंटेनर होता है और उसमें जरा सा भी हवा पानी नहीं जा सकता। उस प्रकार के कंटेनर में हम लोग इसको पैक करने का काम करते हैं, उसी को हम लोग सिलोज और ग्रेनरीज कहते हैं। एक किसान नहीं, ये काम ना बेसिकली गवर्नमेंट करता है। जैसे मान लीजिए हम किसान है तो क्या हम अपने घर में उतना बड़ा कंटेनर लाएंगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जूट बैग या फिर मेटालिक कोई भी हमारे पास एक छोटा मोटा कंटेनर है तो हम लोग उसमें पैक कर लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट जो अनाज पैक करती है ना अपने गोडाउन में, वो वैसे करती है बड़े बड़े टैंक में, एकदम मतलब इतना बड़ा टैंक होता है ना, आपको लगे कि 3 मंजिला 4 मंजिला बिल्डिंग के बराबर, इतना बड़ा। और उसमें सब काम हमारा मशीन से होता है, यानी कि उसमें लोड करने के लिए, उसमें स्टोर करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे, तो ये सब हमारा गवर्नमेंट बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद, ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अच्छा, ये ना ये एक बहुत अच्छा तरीका है। हम लोग अपने घरों में जनरली, हालांकि आप लोग तो नहीं, शायद अपने पेरेंट्स से आप लोग पूछिएगा या फिर अपने दादा दादी से आप लोग पूछिएगा कि हम लोग अपने घरों में अनाज को स्टोर करते हैं ना लंबे समय के लिए, तो उस अनाज के बीच हम लोग क्या करते हैं, नीम का पत्ता जो है ना सुखा के डाल देते हैं।
क्यों मालूम है? क्योंकि नीम का पत्ता एक बहुत ही अच्छा हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है बैक्टीरिया से, फंगी से, मॉइस्चर से। वो जल्दी उसको सड़ने गलने नहीं देता। कौन? नीम का पत्ता। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और नीम का पत्ता भी हम लोग जनरली अपने उस प्रकार के सामान में भी डालते हैं अपने घरों में। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका जाड़ा आया, जाड़ा का समय भी आने वाला है, तो आप अपने घरों में जो कंबल बाहर निकालेंगे ना, तो हो सकता है कि आपकी मम्मी जहाँ पे कंबल रखी होंगी उसमें क्या डाल दी होंगी, वो रखने से पहले नीम का पत्ता। उससे क्या होता है, आपका मॉइस्चर पूरा वो सोख लेता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है मॉइस्चर को कम करने का, नीम का पत्ता। तो ये हमारे घरों में भी हम लोग अपने अनाज को पैक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, नीम का पत्ता। उसके बाद फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल्स ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जब हम लोग अपने बड़े बड़े गोडाउन में स्टोर करते हैं अपने अनाजों को, तो क्या वहाँ पे भी नीम का पत्ता डालते हैं? नहीं, वहाँ पे हम लोग अपने अनाजों के बीच बीच में केमिकल डालते हैं ताकि वो कीड़े मकोड़े से बचाए, पेस्ट से बचाए और हमारे मॉइस्चर को उसमें लगने ना दे। ठीक है, तो हम लोग जब हम लोग बड़े बड़े गोडाउन में अनाज को स्टोर करते हैं ना, तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग केमिकल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, और वो केमिकल हमारे फसल को कोई भी हानि नहीं पहुँचाता है। तो ये हमारा स्टोरेज वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद है हमारा छोटा सा टॉपिक है एनसीईआरटी में, फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स का मतलब हो गया कि आखिर जानवर से हमको क्या क्या फूड मिल सकता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 2-3 लाइन इसमें लिखा गया, देखिए। लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से प्लांट से हमको चावल, दाल, गेहूँ ये सब मिलता है, उसी तरीके से हमको खाने पीने का सामान प्लांट के अलावा एनिमल से भी मिलता है। ठीक है, मैनी पीपल लिव इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। अच्छा, जो लोग ना अक्सर समुद्र के किनारे वाले जगहों पर रहते हैं अपना घर बना के, गांव झोपड़ी ये सब बना के, वो लोग ना जनरली किस पे डिपेंड रहते हैं मालूम है आपको? मछली पे। क्योंकि किसके बगल में है वो? समुद्र के बगल में रह रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है उसका नॉन वेज का जो सबसे पहला सोर्स होगा वो क्या होगा? फिश होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे हमारा ना जो ये वेस्ट बंगाल है हमारा, ये वेस्ट बंगाल पूरा का पूरा जो है ना हमारा समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो वहाँ के लोग ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? मछली, है ना, माछी भात, हाँ वही जो भी आप बोल लीजिए। ठीक है, तो वो लोग, उन लोगों का अपना बोलने का तरीका भी होता है। हाँ, साउथ में भी हमारा मछली बहुत प्रसिद्ध है। मतलब जो हमारा स्टेट समुद्र के किनारे है, वहाँ के लोगों का सबसे पहला पसंद नॉन वेज में क्या होता है? मछली होता है। मछली मछली समुद्र के पानी में कैसे रहती है? ठीक उसी तरीके से जैसे आपके नदी में रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आगे है उसके बाद हमारा एक टॉपिक नहीं, बेसिकली एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में आप जानते होंगे पहले से भी, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? देखो, एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। देखो, जब हम लोग अपने घरों में जानवर को पालते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसका केयर करते हैं, उसका देखभाल करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। और यही चीज़ हम लोग जब बड़े स्केल पे करते हैं, बड़े लेवल पे, यानी कि 1000-2000 गाय, भैंस, बकरी इन सभी को पालना, उसका केयर करना, उसको देखभाल करना, उसको भोजन खिलाना और फिर उससे दूध निकाल के मार्केट में बेचना, जब हम लोग यही चीज़ बड़े लेवल पे करते हैं तो ये हमारा एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। सिंपल है। ठीक है, तो क्या इस टॉपिक में कोई डाउट किसी को? चलो, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ और यहीं पे हमारा ये पूरी तरीके से चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। कहीं पे कोई डाउट रहा होगा ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग, तो हम एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।